हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम जो लास्ट ईयर सीएचओ पंजाब का एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, एमसीक्यू और वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, IQ ऑफ 20 to 34 इंडिकेट्स माइल्ड एमआर, मॉडरेट एमआर, सिवियर एमआर और प्रोफाउंड एमआर। सो IQ क्या होता है? IQ इज द इंटेलिजेंस क्वोशंट, वेयर एज एमआर इज द मेंटल रिटार्डेशन। तो हम कब बोलेंगे कि जो चाइल्ड है वो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब कौन सी स्टेज पे है? जब उसका IQ 20 से 34 इंडिकेट करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। अगर हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू हम कैसे निकालते हैं? मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज मतलब जिस एज के हिसाब से बच्चे का जो दिमाग है वो काम कर रहा है। मे बी बच्चा जो है वो 10 साल का है लेकिन जो उसका दिमाग है वो 8 इयर्स के बच्चे की तरह काम कर रहा है। तो उस टाइम पे हम मेंटल एज 8 डालेंगे। और फिजिकल एज हम क्या डालेंगे? जो बच्चे की एक्चुअल एज है, लाइक जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें फिजिकल एज हमारी 10 इयर्स हो जाएगी और मेंटल एज हमारी 8 इयर्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास जो डाटा आएगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। अगर तो वो 70 से ज्यादा है तो मतलब कि जो बच्चा है उसका जो आईक्यू है दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर वो 50 से 70 के बीच में है तो वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है। 35 से 50 के बीच में है तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। 20 से 35 के बीच में है तो सिवियर मेंटल रिटार्डेशन है। एंड इफ इट इज लेस देन 20, सो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है। Now the next question is, Mission Indradhanush program launched in which year? And the options are 2013, 2014, 2015 और 2018। जो मिशन इंद्रधनुष है वो इम्यूनाइजेशन कवरेज से रिलेटेड है कि हमने लोगों को, बच्चों को इम्यूनाइज करना है। तो ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ने कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था? दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। So on 25th December 2014, with the aim of expanding immunization coverage to all children across India. अगर हम इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो WHO ने एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1974 में स्टार्ट किया था। और सेम वही प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। उसके बाद इन 1985 जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था उसका नाम बदल के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया। और उसके बाद इस प्रोग्राम को ऐसे ही चलने दिया। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम 1985 से टिल 2014 का कवरेज देखते हैं तो बहुत ही कम कवरेज हो रहा था इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन के कवरेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एम रखा, ऑब्जेक्टिव रखा और एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इस प्रोग्राम के अंडर जो हमारी 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, हम पहले 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस पढ़ते थे लेकिन अंडर मिशन इंद्रधनुष वी आर हैविंग 12। कौन कौन सी है वो? ट्यूबरक्लोसिस जिसके लिए हम BCG लगाते हैं, डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस जो कि DPT के फॉर्म में है, पोलियो, पोलियो के लिए हम OPV ओरल पोलियो वैक्सीन लगाते हैं एंड IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो हमारा हिब है, ठीक है, उससे मेनिंजाइटिस हो सकता है तो मेनिंजाइटिस हो गया। मीजल्स, रुबेला, जेपनीस एंसेफेलाइटिस एंड रोटा वायरस डायरिया। तो इन डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस लगाते हैं। बट इन 2017 जो गवर्नमेंट है उसने मिशन इंद्रधनुष का नाम चेंज करके उसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया। उसमें क्या था कि अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ग्रेटेस्ट फोकस वाज गिवन ऑन अर्बन एरिया
which were one of the gap of Mission Indradhanush and ensure full immunization to more than 90% by December 2018 instead of 2020. तो इसमें क्या था मिशन इंद्रधनुष में कि ना मोर देन 90% ह्यूमनाइजेशन करना था टिल 2020, लेकिन यहाँ पे फिर भी गैप रह रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको और उसकी एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई कर दिया और उसमें अर्बन एरिया को भी इंक्लूड कर लिया, बेसिकली द स्लम एरियाज, जिसमें कि इन्होंने टारगेट तो मोर देन 90% रखा, लेकिन जो 2020 तक अचीव करना था वो अभी दिसंबर 2018 तक अचीव करना था इसमें। Now the next question is, which one is the antidote of paracetamol? And the options are acetylcysteine, vitamin K, warfarin और protamine sulfate. So paracetamol का हमारा antidote कौन है? That is option number A, acetylcysteine. Now the next question is, Negri bodies are found in which disease? Mumps, polio, rabies और meningitis. So जो हमारी नेग्री बॉडीज हैं that are found in rabies, ठीक है, जो कि हमारा डॉग बाइट से होता है ड्यू टू लाइसा वायरस, एंड दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया. Now the next question is, how many doses of rotavirus vaccine are required? And the options are 3, 4, 1 और 5. So already हमने मिशन इंद्रधनुष में देख लिया कि रोटा वायरस हम क्यों दे रहे हैं, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया इन द अंडर 5 चिल्ड्रन. निमोनिया और डायरिया इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए इसलिए गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन में पीसीवी और रोटा को इंक्लूड किया, बिकॉज अगर हम अंडर 5 मोर्टालिटी की बात करते हैं तो जो डायरिया है और निमोनिया है इन दोनों से सबसे ज्यादा अंडर 5 डेथ्स होती हैं. तो हम रोटा वैक्सीन कब कब लगाते हैं? टोटल रोटा वैक्सीन की 3 डोजेस होती हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अब वो 3 डोजेस हम कब कब लगाते हैं? वो हम लगाते हैं 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे. इसका जो रूट है, रूट इज ओरल, एंड इसमें हम बच्चे को 5 ड्रॉप्स पिलाते हैं रोटा की, ठीक है. एंड मेरी एक नेशनल इम्यूनाइजेशन के ऊपर एक वीडियो है जो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो जिसको भी इम्यूनाइजेशन की रिगार्डिंग पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीडोट ऑफ द बेंजोडाइजिपिन इज प्रोटामिन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फ्लूमाजिनिल और डी डेफ्रोक्सामाइन. सो बेंजोडाइजापिन आर द एंटी एंजाइटी एजेंट, और इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लूमाजेनिल. अगर हम एंटीडोट्स की बात करते हैं तो लाइक हिपैरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, वारफेरिन का एंटीडोट है विटामिन के, एसिटामिनोफेन का एसिटाइल सिस्टीन, एंटीकोलिनर्जिक का फाइजोस्टिग्मिन, बेंजोडाइजिपिन फ्लूमेजिनिल, मैग्नीशियम सल्फेट का कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन का ग्लूकागॉन, आयरन का डेफ्रोक्सामाइन, ओपियोइड्स नार्कोटिक या मॉर्फिन का नलेक्सोन. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं जो कि काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये हमें पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैक्सीन इज लाइट सेंसिटिव? एंड द ऑप्शंस आर बीसीजी, डीपीटी, डीटी, ओपीवी. तो जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन से वैक्सीन लाइट सेंसिटिव हैं, कौन से हीट सेंसिटिव हैं, कौन से कोल्ड सेंसिटिव हैं, किल्ड वैक्सीन कौन से हैं एंड लाइव वैक्सीन कौन से हैं. क्योंकि इन क्वेश्चन से इन एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे जाते हैं. मेनली ड्यूरिंग वाइवा भी हमें पूछा जाता है और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. सो अगर हम लाइट सेंसिटिव की बात करते हैं तो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन की हम पहचान कैसे रखेंगे कि जो उनका वायल होता है वो हमेशा क्या होगा, या तो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, कभी भी व्हाइट कलर का नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट कलर है तो हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा. ऑलरेडी हमें लाइट सेंसिटिव वैक्सीन इनमें से पहचानना है, तो बीसीजी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बीसीजी का वायल देखना हमेशा ब्राउन कवर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो दैट शोज कि वो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फर्दर हीट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव और फ्रीज सेंसिटिव जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन की, तो हमें इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन में हमारा कौन कौन आता है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका दूसरा नाम है सेबिन वैक्सीन, ठीक है, सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव है, इसीलिए हम इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, ठीक है. एक बार जब हमने इसको खोल लिया तब तो हमने इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे
स्टोर करना है, लेकिन जब तक हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो हमने इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। इसके अलावा हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, MMR, जेई लाइव, BCG। ठीक है, BCG इज ऑल्सो हीट सेंसिटिव वैक्सीन, लेकिन सबसे ज्यादा OPV है। लाइट सेंसिटिव वैक्सीन में हमारा BCG, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स और अकेला रूबेला। ठीक है, ये सारे हमारे लाइट सेंसिटिव हैं। एंड फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब जिनको हमने ज्यादा ठंडे में नहीं रखना है, हमने जिनको फ्रीज नहीं करना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, दैट आर द DPT, TT, DT, हेपेटाइटिस बी, हिब एंड रोटा वायरस। अब हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड विच वन इज द लीस्ट हीट सेंसिटिव। तो अगर लीस्ट हीट सेंसिटिव आएगा तो उसमें हमारे ये वाले वैक्सीन आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाइव एट्यूनेटेड और किल्ड वैक्सीन की बात करते हैं, तो लाइव एट्यूनेटेड में हमारा BCG आएगा, OPV, मीजल्स मम्स रूबेला एंड रोटा वायरस। एंड किल्ड वैक्सीन में हमारा पर्ट्यूसिस है, IPV है एंड JE है। Now the next question is Lakshya program launched in which year? And the options are 11 December 2016, 11 November 2016, 11 December 2017, 11 November 2017. So Lakshya program was launched on 11th December 2017. Now what is Lakshya program? सो लक्ष्य प्रोग्राम का जो लक्ष्य का मतलब है वो क्या है? इट इज लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। मतलब कि हमने लेबर रूम, जो हमारी डिलीवरी है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करनी है। इसके जो मेन एम्स हैं इस प्रोग्राम के वो क्या है? टू रिड्यूस मेटर्नल एंड न्यूबॉर्न मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, improve quality of care during delivery and immediate postpartum period, enhance satisfaction of beneficiaries, positive birthing experience, and provide respectful maternity care to all the pregnant women attending public health facilities। ठीक है, तो लक्ष्य का मेन जो फोकस है दैट इज ऑन रिड्यूसिंग द maternal and mortality newborn mortality rate and providing a respectful maternity care to the delivery to the mothers। Now the next question is energy requirement for sedentary women। So ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल CHO के एग्जाम में भी पूछा गया था, एंड इस साल जो नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी क्वेश्चंस जो थे वो ICMR RDA से रिलेटेड थे। क्योंकि रिसेंटली अभी ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, जो हम एनर्जी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, वो चेंज हुई है। तो इसमें इन्होंने सिडेंट्री वुमेन का पूछा है। एंड द ऑप्शंस आर 1660 किलो कैल, 1750 किलो कैल, 2230 किलो कैल और 2850 किलो कैल। तो अगर सिडेंट्री वुमेन में हमें कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1660 किलो कैल। सो अगर हम बात करते हैं, मतलब लास्ट ईयर अगेन CHO में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे इन्फेंट का भी पूछा था और एडोलेसेंट बॉय का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैंने वो क्वेश्चंस बार बार डाले नहीं है, एक ही में उनके सॉल्यूशंस बता दिए हैं। तो अगर हम ICMR NIN 2020 RDA की बात करते हैं, ICMR इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, NIN इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में है, एंड RDA जो है हमारा दैट इज डेली अलाउंस। ठीक है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं इन किलो कैलोरीज, फॉर मेल sedentary worker it should be 2110, for moderate worker it is 2710, heavy worker it should be 3410, for female sedentary it is 1660, moderate worker 2130, heavy worker 2720, and for the infant 0 to 6 month it should be 530 kilocalories, and for 6 to 12 month it should be 680 kilocalories। फॉर प्रेगनेंसी +350, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है वो सिडेंट्री वर्कर है, 1660 में हमने +350 और कर देना है, तो उतनी उसकी कैलोरीज होनी चाहिए। एंड सेम फॉर द लैक्टेशन। ठीक है, सिडेंट्री है, 1660 में हमने +600 कर देना है, तो उतनी उसकी किलो कैलोरीज हो जाएंगी। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं 1 to 3 ईयर 1110, 4 to 6 ईयर 1360, 7 to 9 ईयर 1700। अब इसमें इन्होंने मेल फीमेल करके नहीं दे रखा, ये सेम है क्योंकि दिस इज द
ग्रोथ पीरियड, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट इक्वल ही चाहिए। फिर 10 to 12 ईयर बॉयज में 2220, 10 to 12 ईयर्स गर्ल्स में 2060। फिर अगर हम 13 से 15 ईयर्स बॉयज की बात करते हैं तो 2860, गर्ल्स की बात करते हैं तो 2400। अगर हम एडोलोसेंट बॉयज मतलब 16 से 18 ईयर्स बॉयज की बात करते हैं तो इट इज 3000, 3320, एंड फॉर गर्ल्स इट इज 2500। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे प्यूबर्टी है, हमें ग्रोथ के लिए ज्यादा कैलोरीज चाहिए, तो इसलिए ये जो हमारा एडोलेसेंट पीरियड है, इसमें जो आप कैलोरीज देखते हैं ये इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। Now the next question is, deficiency of vitamin A leads to night blindness, scurvy, rickets or beriberi. So the correct answer is option number A, that is night blindness. And vitamin A की deficiency से जीरोप्थेल्मिया भी होता है, and जो बच्चा है उसको बाइटॉट स्पॉट भी होगा। ठीक है, and scurvy is due to the deficiency of vitamin C. Rickets is due to the deficiency of vitamin D, and beriberi is due to the deficiency of vitamin B1, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं। ठीक है, एंड विटामिन ए के प्रिवेंशन के लिए हमने क्या एजुकेट करना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है, येलो फूड एंड फ्रूट्स हो गए लाइक मैंगो, पंपकिन हो गया, कैरेट्स हो गई, इन सबका कंजप्शन ज्यादा करना है, मिल्क, एग। ठीक है, देन विटामिन ए के लिए ऑलरेडी हमने पहले काफी बार डिस्कस किया है कि विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस वी आर गिविंग, दैट इज स्टार्टेड एट 9 मंथ टिल 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 6 मंथ। 9 महीने पे हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे और उसके बाद हर 6 महीने बाद हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। Now the next is, color kit is used to treat which disease? Color kit is also known as NARCO kit, narco kit. Okay, so हम STI में देते हैं, that is sexually transmitted infection, लेप्रेसी में देते हैं, हेपेटाइटिस बी में देते हैं, जस्ट स्केबीज में देते हैं। सो जो हमारी कलर किट है वो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में देते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसी के बेसिस पे हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम आगे हमारी किट्स देखते हैं तो लाइक क्लिनिकल कंडीशन क्या है, अगर फीमेल या मेल को यूरेथ्रल और एनोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज है तो हम किट 1 देंगे ग्रे कलर की। ठीक है, जिसमें हमारा अजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम टैबलेट होगी। सेम अगर फीमेल को वेजिनाइटिस है तो किट 2 ग्रीन टैबलेट देंगे, उसमें ये हमारी मेडिसिन होगी। जेनाइटल अल्सर डिजीज है तो किट 3 वाइट देंगे। जेनाइटल अल्सर डिजीज है नॉन herpetic इन पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, देन किट 4 देंगे। ठीक है, फिर जेनाइटल अल्सर डिजीज herpetic है तो किट 5 रेड देंगे, उसमें हमारा एसाइक्लोविर टैबलेट हम दे रहे हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो किट 6 दे रहे हैं येलो, जिसमें हमारी ये मेडिसिन हैं। इंग्वाइनल बुबो है तो ब्लैक कलर की किट देंगे, जिसमें हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, हर किट में अलग अलग मेडिसिन है, वो मेडिसिन कितने कितने डेज के लिए लेनी है वो भी लिखी है। तो इसलिए हम इसको सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि जो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स है उस बेसिस पे हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में हम ये देते हैं। Now the next question is, which drug affect the contraceptive efficacy? Mainly the oral contraceptive pill, and the options are oral hypoglycemic agent, rifampicillin, phenytoin और both B and C. So कौन सी इनमें से ड्रग है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं? सो द करेक्ट नंबर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी एंड सी। अगर हम बात करते हैं एंटी कन्वल्जेंट्स, मेनली द फिनाइटोइन, एंटीबायोटिक्स, एस्कॉर्बिक एसिड, रिफैम्पिसिलिन एंड पीसीएम, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि अगर पेशेंट लेता है, तो अगर पेशेंट साथ में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो उस टाइम पे उसको अफेक्ट कर सकती है, मतलब कि उसकी एफिकेसी को अफेक्ट कर सकती है। सो बीइंग अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने जब भी पेशेंट को ये मेडिसिन चल रही है तो हमने बोलना है कि हार्मोनल के साथ साथ शी और द पर्सन ऑल्सो गो फॉर अदर बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड भी साथ में यूज करना है ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ना हो सके। Now the next question is, which oral contraceptive pill is suitable for breastfeeding mother? Combined oral pills, progesterone only pills, mini pills और अंतरा। सो अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करते हैं तो उनमें हमेशा हम
प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को जो हमारा इस्ट्रोजन है वो अफेक्ट कर सकता है, प्रोजेस्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग पे, एंड इट इज सेफ। तो इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स ही हमने मदर को देनी है। Now the next question is, ESI Act came in force 1945, 1946, 1948 और 1952। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन है इन फोर्स, मतलब फोर्स का मतलब जब वो इम्प्लीमेंट हुआ, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब वो पास हुआ। ठीक है। सो अगर 1948 में ESI एक्ट वाज पास्ड, बट वो फोर्स में कब आया, इन 1952। ठीक है। दिल्ली और कानपुर वाज द फर्स्ट टू सिटीज जहाँ पे ESI जो स्कीम थी उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया इन द ईयर 1952। Now the next question is, what is the temperature of deep freezers? 2 to 8 degree centigrade, 15 to 20 degree centigrade, -15 to -20 degree centigrade और 0 to 5 degree centigrade। So deep freezer basically हम क्यों यूज करते हैं, आइस पैक्स के लिए, एंड सेकेंडली फॉर द स्टोरेज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। सो जो डीप फ्रीजर्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो माइनस में हमेशा होना चाहिए। So that is option number C is the correct answer, -15 to -20 degree centigrade. Now the next question is, BCG vaccine once constituted should be used within 3 hours, 6 hours, 8 hours or 12 hours. So एक बार अगर हम BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आता है उसको हम डाइल्यूटेंट के साथ डिसॉल्व कर दें तो वो विद इन 6 आवर्स हमें खत्म करना है। अगर 6 आवर्स से ज्यादा हो जाता है तो जितना BCG वैक्सीन बच गया उसको हमने डिस्कार्ड करना है। और ये जो 6 आवर्स है ये मैंने रेफरेंस ली है के पार्क से, क्योंकि के पार्क में 6 आवर्स दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम बात करते हैं, एक ओपन वाइल पॉलिसी है जो कि WHO ने 2014 में इम्प्लीमेंट किया था ताकि हम वैक्सीन के वेस्टेज को प्रिवेंट कर सके। इसमें क्या है कि जो हमारे मल्टीपल वाइल्स हैं, लाइक हमारा OPV हो गया, हेपेटाइटिस DPT हो गया, ठीक है, इनको हम दोबारा से नेक्स्ट सेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिनको हम दोबारा से नहीं यूज कर सकते। ठीक है। So the open vial policy applies only for DPT, TT, hepatitis B, oral polio vaccine and liquid pentavalent। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं MCQ में कि इनमें से कौन कौन से वैक्सीन के ऊपर ओपन वायल पॉलिसी जो है वो अप्लाई होती है, एंड इट डज नॉट अप्लाई ऑन मीजल्स, BCG एंड जेफिनिस इंसेफेलाइटिस। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम इनको रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हमने इनको 6 आवर्स के अंदर अंदर देना है, और अगर बच जाएगा तो हमने डिस्कार्ड करना है। और अभी ये जो हम वैक्सीन यूज कर सकते हैं इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है कि एक तो उनकी एक्सपायरी डेट नहीं पास होनी चाहिए, सेकंड उनका जो प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए कोल्ड चेन में, उसके लिए हमने उनका VVM दैट इज वैक्सीन वायल मॉनिटर देखना है। ठीक है। उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, एंड वैक्सीन वायल स्पेक्ट्रम हैज नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर और कंटेमिनेटेड इन एनी वे, aseptic technique has been used to withdraw all doses, and vaccine vial monitor has not reached discard point। तो अगर ये सारे पॉइंट्स ये फुलफिल करता है तो ही हम इन वैक्सीन को यूज करेंगे, एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट 28 डेज। ठीक है। लाइक एक बार खोला, बच गया, तो अगले 28 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी इज अप टू 28 डेज। Now the next question is, RBSK launched in which year? February 2012, February 2013, March 2012 और March 2013। So RBSK is राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है। It was launched on February 2013। ये क्या है? इट इज अ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसमें कि जो बच्चे बर्थ से 18 ईयर्स तक हैं उनको हमने स्क्रीन पहले आइडेंटिफाई करना है, स्क्रीन करना है फॉर 4 Ds। दैट डीज आर डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो हमें MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो 4 Ds हैं वो कौन सी एज ग्रुप के लिए हैं, फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, एंड उसमें जो 4 Ds हैं वो कौन कौन से आते हैं, दैट आर डिफेक्ट्स एट द बर्थ, diseases, deficiencies and developmental delay including disability। Now the next question is, what is the protein requirement for 45 kg women? And the options are
ग्राम, 38 ग्राम, 40 ग्राम और 45 ग्राम। सो अगर हम डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की देखते हैं तो पहले हम हमेशा 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट पर डे देखते थे। लेकिन जो अभी आईसीएमआर की न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो दे रखा है दैट इज 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, तो इतनी जो है हमारी अकॉर्डिंग टू केजी इतना चाहिए। तो सिंपली इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 × 0.8 दैट विल गिव अस 36 ग्राम। तो 36 ग्राम जो प्रोटीन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ 45 kg women। Now the next question is daily requirement of calcium during lactation. It is 800 mg, 1000 mg, 1200 mg or 1500 mg. So during calcium, because of breastfeeding, the calcium requirement increases. ठीक है, so during the antenatal period मदर ने कैल्शियम लेना है और पोस्टनेटल पीरियड भी लेना है। ठीक है, पहले क्या था कि एंटीनेटल पीरियड में 100 डेज आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम लेना पड़ता था। लेकिन अभी वो गाइडलाइंस चेंज हो गई है, अभी 180 डेज हो गया है। ठीक है, मतलब कि 6 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा और थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा मदर ने आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, जिसमें आयरन हमारा 100 mg, फॉलिक एसिड 0.5 mg होगा और कैल्शियम लेना है। ठीक है, एंड हमेशा कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना, दोनों को लेने में 2 घंटे का फर्क रखना है। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। एंड सेम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी में कई मदर्स हैं जो कैल्शियम और आयरन नहीं लेती हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, सॉरी ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड भी मदर को 6 मंथ तक जो है कैल्शियम और आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1200 mg। सो मेल और फीमेल में जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो 100 mg है, प्रेगनेंसी 1000 mg है, प्रेगनेंसी में भी 1000 mg है, लेकिन लैक्टेशन में इट इज 1200 mg। Now the next question is placenta is discarded in which bin? Red bin, blue bin, yellow bin or white bin? So biomedical waste management is again one of the important part for CHO exam। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हमें आएगा ही आएगा। अगर हम प्लासेंटा की बात करते हैं तो प्लासेंटा को हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? हम प्लासेंटा को येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज प्लासेंटा इज अ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट इज ऑलवेज डिस्कार्डेड इन येलो बिन। सो अगर हम हमारे बीपीसीसीएचएन का जो स्टडी मटेरियल है उसमें देखते हैं तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 है। ठीक है, आपको कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैटेगरी 1 में हम कौन किस तरीके का वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, कैटेगरी 4 में हम किस तरह का वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, कलर कोड को छोड़ के। ठीक है, तो आपको कैटेगरी वाइज और कलर कोडिंग भी याद होनी चाहिए। कैटेगरी 1 इज येलो, जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, soiled waste, expired और discarded medicine, chemical waste और द साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी हम इसी में येलो में डिस्कार्ड करते हैं। और जब हम इसके ऊपर डिस्कार्ड करते हैं तो हमारा एक साइटोटॉक्सिक का सिंबल होता है, वो हमने उस पैकेट के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, रेड बिन में हम कंटेमिनेटेड वेस्ट करते हैं, लाइक डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बॉटल, इंट्रावीनस ट्यूब, सेट, कैथेटर, यूरिनरी बैग, सिरिंजेस। ठीक है, वैक्यूटेनर्स, ग्लव्स। कैटेगरी 3 वाइट है, जिसमें हम वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल, निडल, सिरिंजेस, फिक्स्ड निडल्स, निडल्स फ्रॉम निडल टिप कटर, बर्नर। ठीक है, ये सब हम डिस्कार्ड करेंगे। कैटेगरी 4 इज द ब्लू, जिसमें हम ग्लासवेयर, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, ब्रोकन और डिस्कार्डेड एंड कंटेमिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल एंड एम्प्यूल, एक्सपेक्ट दोज कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हम येलो में करेंगे। इसके अलावा जो हमारी एम्प्यूल्स हैं, ब्रोकन एम्प्यूल्स हैं, या फिर हमारा ग्लासवेयर है, मेटेलिक बॉडी है, वो सारा हम ब्लू बिन में डिस्कार्ड करेंगे। Now the next question is glass material without cytotoxic drugs are disposed in red bin, blue bin, yellow bin और white bin। तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लास मटेरियल विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो बिन, सॉरी ब्लू बिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही अगर लाइक हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक हमारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उनके अगर ग्लास हैं या फिर वो ड्रग्स हैं उनको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे। Now the next question is gray baby syndrome is a side effect of which drug? Tetracycline, amoxicillin, chloramphenicol or penicillin?
So gray baby syndrome, it is a side effect of chloramphenicol, which is a broad spectrum antibiotic. इसमें क्या होगा कि अगर बेबी को ज्यादा डोज में क्लोराम्फेनिकोल लगेगा तो बेबी साइनोज्ड हो जाएगा एंड हाइपोटेंशन विल बी सीन इन द बेबी। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन बेबी साइनोज्ड हो रहा है, ग्रे कलर का हो रहा है, इसलिए हम उसको ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। Now the next question is, what is the side effect of tetracycline drug? Option number A is permanent discoloration of teeth. Option number B is impairment of long bone growth. Option number C is cyanosis. And option number D is both A and B. So इसमें जो correct answer है वो है option number D, that is both A and B. So tetracycline जो है उसकी वजह से permanent discoloration of teeth होता है और जो long bones है उनकी growth impairment होती है। That's why टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंसी। ठीक है, हमने बच्चों को नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चों को लगाएंगे तो उनके जो टीथ है वो परमानेंटली येलो हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे और उनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी ग्रोथ इम्पेयरमेंट होगी। प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है बिकॉज इट इज टेट्रोजेनिक इन नेचर। ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पुराने क्वेश्चंस थे जो सीएचओ के लास्ट ईयर के, वो डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।